सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उपनल कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी हाईकोर्ट के आदेश पर परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं और आज उपनल कर्मचारी सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उनके घर का घेराव किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शन है उपनल कर्मचारियों का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए। ये जो तमाम कर्मचारी उनके घर का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक दिया है। आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में उपनल कर्मचारी हैं जो काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं और अब इसी को लेकर उपनल कर्मचारियों का प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। कर्मचारी हाईकोर्ट के आदेश पर परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं और आज जब उनकी मांगे पूरी नहीं की गई है तो अब वो सड़कों पर उतर आए हैं। आज उपनल कर्मचारी सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उनके घर का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उनको परमानेंट किया जाए, नहीं करने पर आज वो इस तरह से सड़कों पर उतरे हैं। तो एक बार पूरी जरा ये खबर बताइए कि आखिर है क्या, किस तरह की मांग के साथ आज ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर है? बिल्कुल नीलू, उत्तराखंड में लगभग 25,000 उपनल कर्मचारी हैं जो पूर्व सैनिक या उनके परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। ये अलग अलग विभागों में यहाँ पर काम करते हैं। इनका ये कहना है कि जब इनकी यहाँ पर जॉब लगी थी उस वक्त इनको यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर एक कर्मचारी के तौर पर रखा गया, लेकिन इनका कहना है कि 10 से 15 साल इनकी नौकरी को हो चुके हैं। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ये कह चुका है कि इनको यहाँ पर रेगुलराइज किया जाए, लेकिन सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है कि रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। इसी बात को लेकर 12 फरवरी से प्रदर्शन यहाँ पर धरना शुरू हुआ था और आज जो सैनिक कल्याण मंत्री है, क्योंकि उपनल जो है सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, तो उनके घर के घेराव की ये तैयारी थी और बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे। जिलों में पहले से ये प्रदर्शन चल रहा था। अब आप देखेंगे तो देहरादून में सचिवालय के सामने राजपुर रोड का जो हिस्सा है वहाँ पे इन कर्मचारियों को रोका गया है, क्योंकि सिर्फ एक मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए। अगर हमें रेगुलर नहीं किया जाता तो हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। वही हमने जो सरकार के मंत्री धन सिंह रावत उनसे बात की, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में बड़ी संख्या में कर्मचारी है। इतना निवेदन जरूर करूंगा। का कहना है कि अभी निवेदन मांगे मानी गई हैं, अगर आप बातचीत करेंगे तो और दूसरी मांगे भी मानी जाएंगी। उनको देखा जाएगा कि कौन सी मांग मानी जा सकती है और कौन सी नहीं मानी जा सकती। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से, लेकिन सरकारी पद क्योंकि बहुत सीमित है, ऐसे में इन कर्मचारियों का ये कहना है कि हम उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं तो हमें परमानेंट किया है। तो इस बातचीत के लिए अभी इनको बुलाया गया है जब ये सड़कों पर है इस तरह से। बहुत छोटे से में आप जानकारी दीजिए जरा। बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। उनका कहना है कि 12 फरवरी से हमारा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जो है वो अभी हमारे पास नहीं आए। जब पहले हमने प्रदर्शन किया तब जरूर आए थे। तो जब तक सरकार से बातचीत का रास्ता नहीं खुलता तब तक उनका कहना है कि ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और उनकी सिर्फ एक जो मेन डिमांड है, 10 डिमांड्स हैं, लेकिन सबसे मेन डिमांड ये है कि हमें रेगुलराइज किया जाए। नीलू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। उपनल कर्मचारी हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं, उनकी मांग है कि उन्हें परमानेंट किया जाए और इसी मांग के साथ सड़कों पर आज उतरे ये कर्मचारी। अगली खबर देहरादून से लेते हैं, जहां पर उद्यान घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के रडार पर करीब 16 ऑफिसर्स और कर्मचारी है। वहीं अब तक आरोपियों से 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है और जल्द ही आरोपियों से 1 और राउंड की पूछताछ होना बाकी है। वहीं पूछताछ के बाद सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। तो आरोपियों से 2 राउंड की पूछताछ अब तक हो चुकी है, 1 राउंड की पूछताछ और होनी है। ये पूरा मामला हम आपको बता दें उद्यान घोटाले से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने अब शिकंजा कसना इस पूरे मामले पर शुरू कर दिया है। अगर सूत्रों की माने तो सीबीआई के रडार पर करीब 16 ऑफिसर और कुछ कर्मचारी बताए जा रहे हैं। वहीं अब आरोपियों से 2 राउंड की बातचीत के बाद, पूछताछ के बाद जल्द ही आरोपियों से 1 और राउंड की पूछताछ होगी और तब जाकर सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर रोडवेज की बस पलट गई है। झिरमोली के पास रोडवेज की बस पलटी है, सड़क पर पलटी है। राहत की खबर यह है कि बस में सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि रोडवेज की बस ओवरटेक करते वक्त पलटी है। गनीमत रही कि बस खाई की तरफ नहीं गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने सभी यात्रियों को दूसरी बस से
खींच दिया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, लेकिन खाई की तरफ ना पलटकर सड़क पर पलटी है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रशासन ने शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज अता करने की अनुमति नहीं दी और कर्फ्यू के चलते मस्जिदों में भीड़ पर रोक लगा दी है और प्रशासन ने लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। हम आपको बता दें कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया था और अब जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं, कुछ कुछ जगह पर अलग अलग एरिया में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। हल्द्वानी के कर्फ्यू वाले बनभूलपुरा थाना इलाके में 9वें दिन यानी कि शुक्रवार को बड़ी राहत दी गई। कुछ इलाकों में 3 और कुछ में 8 घंटे की राहत दी गई। गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, उजाला नगर, किदवई नगर, गफूर बस्ती, छोटी लाइन, बड़ी लाइन और मलिक के बगीचे में 3 घंटे की राहत दी गई, जबकि RFC कैंपस, गौजाचाली और रेलवे बाजार में सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक यानी कि 8 घंटे की राहत दी गई। दिए हैं उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज जो सुविधाएं दी थी, आज जो राहत दी थी, उसमें शांति व्यवस्था बनी रही है, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी भी समझी है। तो आगे इसी को विचार करके हम लोग भविष्य में रिलैक्सेशन को बढ़ाने का निर्णय लेंगे। जहां पर कर्फ्यू लगाया गया था, वहां पर अब धीरे धीरे कर्फ्यू में ढील दी जा रही है और लोगों को जरूरी सामान की किल्लत ना हो, इसलिए अलग अलग एरिया में अलग अलग समय पर कर्फ्यू में ढील दी गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, अब बनभूलपुरा में धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होती दिखाई दे रही है, स्थिति क्या है? कितने देर की यहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई है आज? देखिए, कर्फ्यू में कहीं 3 घंटे की और कहीं 8 घंटे की ढील दी गई है, लेकिन फिलहाल मैं दिखाऊं कि बनभूलपुरा से जो लोग आरोपी गिरफ्तार करके लाए जा रहे हैं, उनके लाइव विजुअल्स में दिखाता हूं। इन लोगों को लाया जा रहा है इस तरीके से गिरफ्तार करके। लगातार अभी तक 42 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे के पूरे प्रकरण में और लगातार पुलिस गिरफ्तारियों में जुटी हुई है। जब से 8 फरवरी को ये कांड हुआ है, पुलिस लगातार जो पत्थरबाज हैं, जो उपद्रवी हैं, जो दंगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। और पुलिस आप दिखा रहे हैं इस वक्त, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या आज भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? देखिए, बिल्कुल ये गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ 8-9 गिरफ्तारियां संभवतः पुलिस उसका खुलासा करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं जो गिरफ्तारियां शो करने से पहले पुलिस जो है मेडिकल कराने के लिए लाती है और बेस अस्पताल के बाहर इन सारे आरोपियों को बेस हॉस्पिटल में लाया गया है। यहाँ इनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद फिर इनकी कोर्ट में पेशी होगी। पीछे अगर मैं दिखाऊं आपको, दूसरी यहाँ पर एक वैन है, ये पुलिस की प्रिजनर वैन है। इस प्रिजनर वैन के जरिए भी कुछ जो आरोपी हैं उनको यहाँ पर लाया गया है, उनका यहाँ पे मेडिकल कराया जा रहा है और इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अभी तक जितने भी आरोपी हैं उनको ज़्यादातर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है और जो कुछ नामजद आरोपी हैं अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें अब्दुल मलिक जो इस पूरे के पूरे कांड का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी है, उसका बेटा अब्दुल मोइद वो भी फरार चल रहा है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 7 अन्य आरोपी जो नामजद हैं वो फरार चल रहे हैं, जिसमें एक पार्षद भी शामिल है और कुछ और स्थानीय जो सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं आम दिनों में, वो सब लोग भी इस पूरे के पूरे कांड में शामिल रहे हैं, वो नामजद आरोपी हैं, वो फरार चल रहे हैं। इसके अलावा जो लोग CCTV फुटेज में जिनके चेहरे आ रहे हैं, विशेष तौर पर जो बुर्के वाली महिलाएं हैं, वो पुलिस उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये महिलाएं कौन हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं उस दौरान पत्थरबाजी करते हुए दिखी थी, भीड़ को उकसाते हुए दिखी थी और नारेबाजी करती हुई दिखी थी। तो उन सबको भी आइडेंटिफाई करने में जुटी है पुलिस। अभी तक कुल मिला के 42 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनको ऑफिशियली गिरफ्तार दिखाया जा चुका है। लेकिन अब ये लोग जिनको आज पुलिस मेडिकल के लाई है, इनको अभी थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद फिर संभवतः उनको न्यायिक हिरासत में या पुलिस, अगर पुलिस चाहेगी तो पुलिस कस्टडी में फिर उनको भेजा जा सकता है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और हल्द्वानी दंगों के बाद अब देहरादून पुलिस दंगों बलवा की घटनाओं को लेकर अलर्ट हो गई है और इसी कड़ी में आज पुलिस लाइन रेस कोर्स में दंगों से निपटने को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड, घुड़सवार, पुलिस, अश्रु गैस टीम की ट्रेनिंग की गई। स्थिति को कैसे काबू में किया जाए, इसका मॉक ड्रिल भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस लाइन को घेरा, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दंगाइयों को खदेड़ा। SSP देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने यहां पर मॉक ड्रिल किया है।
और चमोली में तपोवन एनटीपीसी बैराज साइट क्षेत्र में सुबह सुबह गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें मोबाइल फोन में स्थानीय लोगों ने कैद कर ली। तपोवन क्षेत्र में गुलदार का डर का माहौल है इसे देखने के बाद लोगों में। वहीं वन विभाग ने जंगल जाने वाले सभी महिलाओं को सतर्क रहने को कहा है। साथ ही क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि गुलदार है, कभी भी किसी पर अटैक कर सकता है। इसलिए खास तौर पर महिलाएं जो वन से लकड़ी चुनने जाती हैं उनको अलर्ट किया गया है। और उत्तराखंड में देश की पहली हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है, जिसकी घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए ऋषिकेश एम्स में हर समय एक हेलीकॉप्टर तैनात रहेगा और 150 किलोमीटर एरिया में होने वाली घटनाओं में घायलों का रेस्क्यू करेगा। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की घोषणा के बाद सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया। सर्विस ऋषिकेश का एम्स देश का पहला ऐसा संस्थान बनने जा रहा है जहां हेली मेडिकल सेवा शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्वीकारता दे दी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी उत्तराखंड सरकार को दी है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया है। अब 150 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो मरीज को लेकर सीधे हेलीकॉप्टर ऋषिकेश एम्स में पहुंचेगा और वहां पर उसका इलाज शुरू होगा, जो उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। आपके द्वारा उत्तराखंड की जनता को भी सूचित करना चाहता हूं कि पूरे देश में पहली हेम्स सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की सर्विस हम लोग उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, जहां एम्स ऋषिकेश में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा और 150 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी व्यक्ति हाईवे या कहीं भी अगर दुर्घटना हुई हो तो उसे तुरंत एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। हेलीकॉप्टर अभी पूरी असेंबली होकर सर्टिफिकेशन हो रही है और ये मेरे डैशबोर्ड पर है। ये आपकी चिंता नहीं रही, दोनों चीज़ ये मेरी चिंता रही, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। और ऋषिकेश एम्स से शुरू होने जा रही देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का आधा खर्च केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी। इमरजेंसी हालात में प्रयोग होने वाली ये सर्विस निःशुल्क होगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि राज्य सरकार लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थी। अब उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विसेज शुरू होगी और 4 धाम यात्रा के दौरान एयर एम्बुलेंस से काफी मदद मिलेगी। देखिए, उत्तराखंड में हमारी जो विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कई बार जो है भारत सरकार से डिमांड की थी कि हमको एयर एम्बुलेंस सेवा चाहिए। अब भारत सरकार ने इसका रखरखाव एम्स के लिए दे दिया है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन आई है, और आधा पैसा भारत सरकार खर्च करेगी, उस पर आधा पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी। और जहां भी ऐसे क्रिटिकल मरीज होंगे उसके लिए तुरंत वहां पे एयर एम्बुलेंस भेजी जाएगी। उसको चाहे मेडिकल कॉलेज में लाना होगा, चाहे जिला हॉस्पिटल में लाना होगा, चाहे एम्स ले जाना होगा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के दिल्ली दौरे पर है। सीएम धामी दिल्ली में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही सीएम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। 17 और 18 तारीख को होने वाली इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी आगामी रणनीति बनाएगी। पार्टी के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश के 250 से ज्यादा नेता मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें संगठन से जुड़े कार्यक्रम की रिपोर्ट से लेकर आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई जाएगी।